कहानी की शुरुआत होती है और हम 1943 का समय देखते हैं, जहां पर हमें टाइगर शार्क नाम की एक अमेरिकन सबमरीन को दिखाया जाता है। इस सबमरीन के कैप्टन ब्राइस को अभी अभी एक मैसेज मिला था कि उन्हें तुरंत ही 3 सर्वाइवर्स को बचाने के लिए 3 मील पीछे जाना है। ये बात उसके को कैप्टन शिलिंग को अच्छी तो नहीं लगती, क्योंकि वो तीनों सर्वाइवर ब्रिटिश थे। लेकिन आदेश का पालन तो इन्हें करना ही होगा। खैर, अब सुबह होते ही ये सभी लोग उन तीनों सर्वाइवर्स को स्पॉट कर लेते हैं। लेकिन तभी प्राइस की नजर एक दूर दुश्मन लड़ाकू जहाज पर गई, जो कि तेजी से उन्हीं की तरफ आ रही थी। अब ये देखकर वो जल्दी से उन तीनों सर्वाइवर्स के पास जाकर उन्हें सबमरीन के अंदर ले आते हैं। इनमें एक फीमेल सर्वाइवर भी थी। ये देखकर शीलोंग चौंक गया। खैर, अब ये लोग उस दुश्मन जहाज से बचने के लिए अपनी सबमरीन को पानी के अंदर ले जाते हैं और ब्राइस अपनी दूरबीन से उस सबमरीन के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मरीन के सारे क्रू में ये बात फैल जाती है कि उनकी सबमरीन में एक औरत भी है। इससे ये सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये पिछले काफी महीनों से समंदर में थे, इन्हें कोई औरत नहीं मिली थी। अब ओडेल नाम का एक क्रू मेंबर उन घायल सर्वाइवर में से एक की मरहम पट्टी करता है और इसके बाद वो औरत, जिसका नाम मेरी है, वो ओडेल को बताती है कि उनकी शिप पर 2 रात पहले किसी ने हमला किया था, जहां पर हमारी शिप में 300 से ज्यादा मरीन और 70 क्रू मेंबर्स थे और उनमें से सिर्फ हम 3 लोग ही बच पाए हैं। जिसके बाद स्टीलिंग और किंग्सले उस शिप के एक एक क्रू मेंबर, जो कि सर्वाइवर था जिसका नाम किंग्सले था, उससे बात करते हैं, जो कि बताता है कि मैंने उस रात एक यू बोट को देखा था, लेकिन अंधेरा इतना था कि मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। तभी मेरी भी वहां आ जाती है और ये सब सुनकर ब्राइस ओडेल से कहता है कि वो सभी क्रू को इस बारे में बता दे कि हमारे इस एरिया में शायद कोई दुश्मन सबमरीन घूम रही है। और यहाँ पर उन्हें मेरी से बात करने पर यह भी पता लगता है कि उनके तीसरे साथी की हालत काफी कमजोर है, जो कि मेरी का एक मरीज है। तभी यहाँ ब्राइस आकर मेरी से कहता है कि हम तुम्हें ब्रिटेन नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि वो काफी दूर है, इसलिए तुम सब लोगों को फिलहाल हमारे साथ ही रहना होगा। इसके बाद यहाँ हम एक वॉलिस नाम के क्रू मेंबर को देखते हैं, जो कि सभी को यहाँ एक कहानी सुना रहा था। वहीं दूसरी तरफ ओडेल को किंग्सले की कहानी में कुछ गड़बड़ लगती है और इस बारे में वो सीलिंग्स को बता रहा था, लेकिन वो इसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वो उसे कॉफी लाने भेज देता है। लेकिन तभी पास ही में उन्हें एक दुश्मन सबमरीन की रीडिंग मिलने लगी और ये देखकर ब्राइस मरीन के सारे इंजन बंद करवा देता है, ताकि कोई आवाज ना हो और दुश्मनों को उनके यहाँ होने का पता न चल सके। तभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं। लेकिन जब दुश्मन सबमरीन उनके ऊपर से गुजर रही थी कि तभी कोई रिकॉर्ड प्लेयर में म्यूजिक ऑन कर देता है। ओडेल जल्दी से जाकर उसे बंद करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दुश्मन सबमरीन को इनकी लोकेशन पता लग गई थी। वो ऊपर से बॉम्ब बैरल इनके ऊपर फेंकने लगे, जिससे उनकी सबमरीन काफी बड़े खतरे में आ जाती है। लेकिन किस्मत अच्छी होने की वजह से इनकी सबमरीन को ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन अब ये सभी लोग यहाँ पर इस चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिर उस रिकॉर्ड प्लेयर को यहाँ शुरू किसने किया था। सभी लोगों को किंग्सले पर शक होता है, क्योंकि हमले के वक्त मैरी उसके साथ कंट्रोल रूम में थी और उनका तीसरा साथी काफी घायल है। लेकिन तभी ब्राइस को एक कॉल आई, जहाँ पर इनको उस घायल मरीज की पैंट मिली थी, जिसमें लिखा था कि वो कोई ब्रिटिश नहीं बल्कि जर्मन है। अब ये सुनते ही ब्राइस उसे गिरफ्तार करने निकल पड़ा, जहां पर कि मैरी उस घायल मरीज का इलाज कर रही थी। ब्राइस के हाथ में बंदूक देखकर वो उसे समझाने लगी, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और इसलिए जब वो मरीज वहां पड़ी चाकू उठाने की कोशिश करता है, तो मजबूरी में ब्राइस उसे शूट कर देता है। और ये देखकर मैरी काफी उदास हो जाती है, क्योंकि वो उसका मरीज था और वो उसे बचाना चाहती थी। अब ब्राइस भी मैरी पर बहुत गुस्सा करता है उससे उस आदमी की असलियत छिपाने के लिए, और अब मैरी को भी उसके कमरे से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। अब रात में जब ब्राइस सो रहा होता है, तो एक बार फिर से कोई रिकॉर्ड प्लेयर ऑन कर देता है, यानी कि उनको धोखा देने वाला अभी भी इन्हीं के बीच मौजूद है। और अब यहाँ पर गुस्से में आकर ब्राइस उस प्लेयर को ही तोड़ देता है। अगले दिन 2 क्रू मेंबर उस जर्मन की बॉडी को कवर कर रहे थे, तो वहीं ब्राइस शिलिंग के साथ मिलकर बातचीत कर रहा था। वो बात कर रहे थे कि शायद उनके क्रू में से ही कोई उन्हें धोखा दे रहा है। ये बात सुनकर ओडेल उनके पास आकर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब ब्राइस भी उसकी बात से सहमत होते हुए इससे कहता है कि फिर भी हमें ध्यान रखना होगा कि ये कौन कर रहा है। वहीं जब मेरी अपने कमरे में थी, तो उसे किसी की आवाज सुनाई दी और जब उसने नीचे देखा, तो उसे जर्मन की लाश दिखाई दी। ये देखकर वो जोर से चिल्ला दी, जिसे सुनकर सभी लोग उसके पास आ गए और यहाँ पता लगता है कि 2 क्रू मेंबर हुक और स्टम्बू ने उसके साथ एक प्रैंक किया था। अब ब्राइस उन पर बहुत गुस्सा करता है और उन्हें जर्मन की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए कहता है, जहां पर ये दोनों उसे ऊपर की तरफ ले जाते हैं और बाकी क्रू मेंबर इनकी सबमरीन को एस्ट्रोफेस पर ले जाने लगे, ताकि ये लोग उस बॉडी को बाहर फेंक सकें और H2O को भी बाहर निकाल सकें। वहीं जब स्टम्बो इस बॉडी के पास बैठा था, तो उसे भी अजीब आवाज आने लगी। पहले तो लगा कि शायद उसका दोस्त उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये आवाज उस बॉडी में से आ रही है। ये बात जब उसने अपने साथियों को बताई, तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता।
ये लोग सरफेस पर पहुंचने वाले थे और जब सभी क्रू मेंबर अपनी पोजीशन पर जाने लगे तो मौका देखकर मैरी अपने रूम से बाहर आ गई। वो कॉरिडोर में चलने लगी और चलते हुए वो प्राइस के रूम तक आ पहुंची जहां पर उसे उसकी लॉक बुक मिली। और जब मैरी ने उसे पढ़ना शुरू किया तो फिर से उसे किसी की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। और फिर मेरी ने उस लॉग बुक में कुछ अजीब नोटिस किया जहां पर 2 पेजों की लिखावट अलग अलग थी, जिसका मतलब था कि प्राइस इस सबमरीन का कप्तान नहीं है। जहां पर उसे इस शिप के असली कप्तान विंटर्स की फोटो मिली। वहीं ये सबमरीन भी अब सरफेस तक आ चुकी थी और तभी ओडेल प्राइस के रूम में आ गया। यहाँ पर मेरी उससे बहाना मार देती है कि वो अपने रूम में कंफर्टेबल नहीं थी, इसीलिए ओडेल ने उसे यहाँ से जाने को भी बोला। वहीं प्राइस ने देखा कि वो जर्मन जहाज अभी भी उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर वो फिर से सबमरीन को पानी में ले जाने के लिए कहता है और सबमरीन समंदर के ग्राउंड तक आ पहुंची। जिसके बाद ब्राइस मैरी के पास आता है और उसे असली कैप्टन विंटर के बारे में बताता है। असल में इन्होंने जब एक जर्मन जहाज पर हमला किया तो अपनी जीत मनाने के लिए विंटर सबमरीन के बाहर आकर खड़ा हो गया, लेकिन तभी कोई चीज सबमरीन से टकराई जिससे विंटर पानी में गिर गया और उसकी जान चली गई। तभी सबमरीन की लाइट चली जाती है जिसे कि एक बंदर ठीक करने के लिए तैयार हुआ और इतने में ही एक लोहे का हुक इनकी सबमरीन से आकर टकराने लगा जो कि वो जर्मन शिप कर रही थी। और इस हमले में इनकी सबमरीन काफी डैमेज हो जाती है। अब इससे सबमरीन में पानी भरने लगता है और ये देखकर ये लोग उस सबमरीन के एक हिस्से को लॉक कर देते हैं और उस जगह पर सारी स्कोप और नक्शे रखे थे। खैर ये लोग उस जगह को छोड़कर जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। जांच करने पर इन्हें पता लगा कि इनकी सबमरीन से ऑयल लीक हो रहा है, जिसे ट्रेस करके वो शिप इनका पीछा कर रही थी और उस लीक को ठीक करने के लिए हम में से किसी को बाहर जाना था। ये बात सुनकर ओडेल 3 लोगों को तैयार करता है और चौथा ओडेल भी होता है, जहां पर ये चारों डाइविंग सूट पहनकर बाहर जाते हैं और बाहर जाते ही उनके चारों तरफ काफी सारी मछलियां आ जाती हैं। लेकिन वो चारों इस सबका सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और सबमरीन के उस हिस्से तक पहुंच जाते हैं। ये यहाँ 2-2 के ग्रुप में बैठकर उस लीक को ढूंढने लगे। वहीं ओडेल के साथ कूपर नाम का एक आदमी था जो सर कैप्टन विंटर की मौत की असली सच्चाई बताता है। उसकी मौत कोई हादसा नहीं था, असल में जब इन्होंने उस शिप पर हमला किया था तो उस हमले में उनके काफी लोग बच गए थे जिन्हें ये लोग बचाना चाहते थे, जिसे ब्राइस और सिलोंग बचाना चाहते थे। लेकिन विंटर ऐसा नहीं करना चाहता था और इस बारे में बहस करते हुए ही वो पानी में गिर गया था। वहीं बाकी 2 लोगों को लीक मिल जाती है और वो उसे ठीक कर देते हैं। लेकिन यहाँ कूपर जब पाइप पर चढ़ा तो उसे पानी के पीछे किसी की परछाई दिखाई दी, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और उसकी चिल्लाने की आवाज सब लोग सुन लेते हैं। ये सब लोग घबरा जाते हैं और डेल के पास बाकी 2 लोग भी आ गए, जिनको यहाँ पर जब कूपर की लाश दिखी तो वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तभी ओडेल को भी यहाँ पर किसी का साया दिखाई दिया, जिससे डरकर वो कूपर की लाश को वहीं पर छोड़कर वापस आ जाता है। ये देखकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं और सिलिंग उन पर चिल्लाने लगा। अब इतने में ही कोई इनकी सबमरीन पर नोक करने लगा और मोर्स कोड में इनसे यहाँ से भागने को कहता है। लेकिन ब्राइस को इस चीज पर यकीन नहीं होता और वो सभी को उनके काम पर वापस जाने के लिए कहता है। जिसके बाद प्राइस सिलिंग के साथ प्लान बनाता है कि वो वापस अपने इंग्लिश पोर्ट तक चले जाएंगे, जिसका रास्ता इन्हें पता भी था। लेकिन वो पोर्ट इनसे 2 दिन की दूरी पर था। किंग्सले को पास के एक पोर्ट का रास्ता पता था, लेकिन प्राइस को उस पर भरोसा नहीं था। वो किसी की भी बात नहीं सुनता। जिसके बाद वो वापस घर की तरफ जाने लगे। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से उनकी सबमरीन अपने आप ही मुड़ने लगी। शिलिंग एक आदमी के साथ मिलकर उसे वापस घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन इनकी सबमरीन का स्टीयरिंग व्हील ही टूट जाता है और अब ये लोग अपनी मंजिल से दूर जाने लगे थे। ये काफी अजीब बात थी। अब इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ये बात पूरे क्रू मेंबर्स में फैल जाती है कि ये सबमरीन शापित है। सभी लोग अब कहानियां बनाने लगे। लेकिन यहाँ पर एक क्रू मेंबर आकर उन्हें समझाता है कि H2O ज्यादा होने की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वहीं ओडेल आकर किंग्सले को एक मैप दिखाता है और उनसे पूछता है कि पास का पोर्ट कितनी दूरी पर है, जहाँ पर वो सारी कैलकुलेशन करके पता लगाता है कि इनकी सबमरीन उसी तरफ जा रही है जहाँ पर कि इन्होंने उस जर्मन शिप को डुबोया था। वहीं शिलिंग और ब्राइस शिप को कंट्रोल करने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें सारा हाइड्रोजन बाहर निकालना होगा। जिसके बाद सबमरीन के कुछ क्रू मेंबर्स है कि चैम्बर में जाकर सारा हाइड्रोजन बाहर निकालने में लग गए। अब ओडेल शिलिंग के पास आता है और उसे बताता है कि हम उसी डायरेक्शन में अपने आप ही जा रहे हैं जहां हमने उस जर्मन शिप को डुबोया था। लेकिन शिलोंग उसकी बात को एकदम बेतुका बताता है और तभी ब्राइस यहाँ आकर उसके क्रू मेंबर्स से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। तभी ओडेल उस दरवाजे को छूता है जहां से हाइड्रोजन बाहर निकाला गया था, जो कि काफी गर्म था। तो वो यहाँ आकर देखते हैं कि सारे क्रू मेंबर हाइड्रोजन से जलकर मारे गए हैं। ओडेल देखता है कि उनकी बैटरी में अभी भी पावर है, जिसका मतलब है वो आगे बढ़ सकते हैं।
लेकिन तभी स्टिलिंग शीशे में कुछ अजीब देखता है और तभी विंटर की आत्मा उसके सामने आती है। ये देखकर वो इतना ज्यादा खौफ में आ गया कि वो भागकर सीधा समरीत से बाहर निकल जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ये सभी लोग समझ जाते हैं कि विंटर ही ये सब अपना बदला लेने के लिए कर रहा है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन इतना बढ़ गया था कि बर्फ सी जमने लगी थी और बिजली भी चली गई थी। यहाँ पर ओडेल मेरी को विंटर की मौत की सच्चाई बताता है और ये सुनकर मेरी समझ जाती है कि ब्राइस ने उससे झूठ कहा था। यहाँ पर स्टम्बो का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, लेकिन मेरी उसे चांटा मारकर होश में लाती है और अब इन लोगों को कैसे भी करके हाइड्रोजन को बाहर निकालना होगा। जिसके बाद मैरी और ओडेल वॉलेस के पास जाते हैं। जोगी ने बताता है कि ऐसा तभी होता है जब मरने से पहले किसी की कोई आखिरी इच्छा पूरी ना हो, क्योंकि विंटर को अपनी सबमरीन से बहुत प्यार था। जिसके बाद वोलेस ओडेल को अपने साथ कहीं ले जाता है और मैरी विंटर के रूम में जाती है, जहां पर उसे एक और राज की बात पता चली। वो इन्हें बताती है कि जब उन्होंने इस जर्मन जहाज को स्पॉट किया था तो ब्राइस ने कंफर्म किया था कि ये एक फाइटर शिप है, लेकिन असल में वो इन्हीं की शिप थी जिसमें मरीन्स थे और गलती से मेरी की शिप पर हमला करने की वजह से विंटर सर्वाइवर को बचाना चाहता था। लेकिन कूपर, ब्राइस और शिलिंग्स ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने विंटर को मार डाला था। अब क्योंकि ब्राइस इस मुसीबत की जड़ था, इसीलिए इनकी सबमरीन रुक जाती है। क्योंकि वो उस जगह पर पहुंच गए थे, अब सबमरीन अपने आप ही सतह पर आ जाती है। यहाँ पर वो एक हैच को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लोहे के हुक के टूटने की वजह से किंग्सले मारा जाता है। तभी वोलेस देखता है कि कोई जहाज फिर से उनकी तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर ओडेल कहता है कि हमें उससे मदद मांगनी होगी। लेकिन तभी ब्राइस यहाँ आ जाता है और ऐसा करने से मना करता है। लेकिन जब ओडेल उसकी बात नहीं मानता तो उस पर हमला कर देता है और साथ ही सारी कम्युनिकेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि वो शिप से मदद ना मांग सके। लेकिन तभी मेरी चुपके से बाहर आ जाती है और एक टॉर्च जलाकर मदद मांगने लगती है, जहाँ पर पीछे से आकर ब्राइस ने उस पर गन तान दी और उसकी टॉर्च भी छीन ली। पीछे से ओडेल भी आ जाता है। उसे लगता है कि शायद ब्राइस मेरी को मार देगा, लेकिन ब्राइस खुद को ही शूट करके अपनी जान दे देता है। जिसके बाद ओडेल अपनी बंदूक को फायर करके उस जहाज का ध्यान अपनी तरफ करता है और वो लोग इन्हें देख लेते हैं। खैर अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वो एक ब्रिटिश जहाज था, उन्होंने सबको बचा लिया था। तभी वो देखते हैं कि उनकी सबमरीन अपने आप पानी में चली जाती है और हमेशा के लिए वो एक हॉन्टेड बनकर समंदर की गहराइयों में समा जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म भी यहाँ खत्म हो जाती है।